Hello students, today we are going to start with the exercise question. Now let us look at the first question, and the question is compare the properties of electrons, protons and neutron. आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस में इनका कंपैरिजन लिखना है, ओके, या डिफरेंस लिखना है. क्वेश्चन क्लियर है? Now let us proceed with the answer, and for writing the answer we are supposed to make 4 column. First column heading is feature, second column electron, third column proton, and the last one neutrons. Okay, see the first point, that is charges. In case of electron they are negatively charged, negative charge रहता है इसमें. प्रोटॉन्स जो रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, और न्यूट्रॉन जो रहते हैं न्यूट्रल रहते हैं, ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव. क्लियर? सी द सेकेंड वन, दे आर पोजिशन इनसाइड द एटम. ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एटम के अंदर. अब देखिए कहाँ अंदर रहते हैं कि बाहर रहते हैं कि उसी से बने रहते हैं, ये आपको इस पॉइंट से क्लियर होगा. क्लियर? सी द फर्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रॉन. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है, प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन एन एटम इन डिस्क्रीट ऑर्बिट. मतलब ये जो अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो उसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है. समझ में आया? एंड इन केस ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. मतलब जो न्यूक्लियस, जैसे सेंटर में न्यूक्लियस रहता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज प्रेजेंट है दैट इज नथिंग बट द प्रोटॉन. प्रोटॉन के साथ और भी चीजें प्रेजेंट रहती है. सी द नेक्स्ट वन, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. मतलब जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का वो किस चीज से मिलकर बना रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सी द थर्ड पॉइंट, लेटर ऑफ डिनोशन. कौन से लेटर से इनको डिनोट करते हैं? सी द फर्स्ट वन, डिनोटेड बाय द लेटर ई. ऊपर माइनस भी लगाए क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज रहते हैं. आप इसको सिंपली ई भी लिखेंगे देन ऑल्सो इट इज ओके. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, प्रोटॉन. दे आर डिनोटेड बाय द लेटर पी. ऊपर पॉजिटिव लगाया है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं. इसको आप सिंपली पी से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, न्यूट्रॉन्स. दे आर डिनोटेड बाय द लेटर एन. एन लेटर से इसको डेजिग्नेट करेंगे. ओके, नाउ सी द फोर्थ पॉइंट, दैट इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट. कौन डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की, किसने की थी? जे थॉमसन. दिस इज नथिंग बट जे. ओके, जे थॉमसन. And protons were discovered by the scientist Rutherford and neutron by scientist J Chadwick. Okay, अब कौन से ईयर में इनकी डिस्कवरी हुई थी, कब की थी? जे थॉमसन में इन 1900, रदरफोर्ड ने इन 1886 एंड बाय चार्डविक इन 1932. Okay, see the next question, what are the limitations of J Thomson's model of an atom? अब जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की क्या लिमिटेशंस थी, ये आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आंसर करनी है. क्वेश्चन क्लियर है? नाउ लेट अस प्रोसीड विद द आंसर. आंसर में हम लोगों ने लिखा है द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम आर एज फॉलोज. सी द फर्स्ट वन, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, positive charge holds on electron inside an atom. It also failed to explain atom's stability. This word is very important. This means that हमने वाटरमेलन वाला एग्जाम्पल लिया था ना, उसमें क्या क्या था, ये जो थॉमसन मॉडल है वो बिल्कुल वाटरमेलन जैसा रहता है. वाटरमेलन में जो सीड्स थे वो क्या है, किसके जैसे काम करते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के जैसे, और पूरा जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज था. ठीक है, तो अब ये बोल रहा है स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया एटम की. स्टेबिलिटी मतलब होता है क्योंकि हम नॉर्मली जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, बट इस सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपनी अपनी जगह पे अच्छे से वेल सेटल्ड है, वो लोग अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, अट्रैक्शन नहीं हो रहा. तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये समझा नहीं पाए थे. ये पहला ड्रॉबैक था. सेकेंड देखिए, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल. मतलब दूसरे साइंटिस्ट लोग भी जो रिसर्च कर रहे थे उसमें कुछ ऐसी चीजें आ रही थी जिसको ये समझा नहीं पा रहे थे. आया? क्लियर है? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड मॉडल की क्या लिमिटेशन थी, ये आपको एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, नाउ सी द आंसर. Any charged particle during acceleration will give out energy and while revolving it will lose energy and eventually fall into the nucleus. इसका ये मतलब होता है कि हम लोगों ने बताया था ना कि सेंटर में क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है एंड इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. ये सपोज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है
तो ये लिमिटेशन में हम लोगों ने लिखा है कि कोई भी पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर रहा है, मूवमेंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी लूज करता है। जैसे हम लोग अगर कोई भी काम करते तो एनर्जी लूज होती है ना, वैसे ये घूम रहा है, घूमते घूमते क्या होगी, एनर्जी लूज होगी। तो लूज होती है तो किसी भी चीज की एनर्जी डाउन होती है तो वो गिर जाता है। तो ये गिर के इससे टकराता क्यों नहीं है, ये हमको नहीं बताया गया है। दिस मीन्स दैट इट विल बी हाईली अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल होना चाहिए, टकरा के इन दोनों को, पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में अट्रैक्शन आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये बताता है कि मैटर किससे बना है, स्टेबल एटम से मिलकर बना है। Thus, the major drawback of Rutherford model of an atom was that it could not explain the stability of an atom. Again, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गिरेगा तो दोनों अट्रैक्ट होके एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको समझा कौन नहीं पाए थे, रदरफोर्ड। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर ने जो मॉडल दिया था उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन क्लियर है? नाउ लेट अस प्रोसीड विद द आंसर। आंसर में हम लोगों ने लिखा है, नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। मतलब उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे जो उन्होंने मॉडल डिस्कवर किया था उसके बारे में। पहला कंक्लूजन क्या है, देखिए, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट known as discrete orbits are allowed inside the nucleus of an atom, inside the atom। मतलब जो न्यूक्लियस है, जैसे हम लोगों ने बताया था ना, रदरफोर्ड में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये बोलते थे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, और आगे, while revolving in discrete orbits they do not radiate energy। रेडिएट एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी लूज करना। ये बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ये सारे शेल्स में मूव करता है, ये जितनी भी शेल्स है, तो वो उस टाइम एनर्जी रेडिएट या लूज नहीं करता। लूज कब करता है, जब ये वाला यहाँ पे जंप करेगा, ये वाला इधर, या कभी भी जंपिंग होती तभी एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। ये इन्होंने बताया था। और ये जो ऑर्बिट्स है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो डिफरेंट ऑर्बिट में किसको, इलेक्ट्रॉन को बांटा गया, वही ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, शेल्स। ठीक है, ये लिखा दिस ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। इनको ऑर्बिट्स भी बोलेंगे, शेल्स भी बोलेंगे, और क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल इन एटम आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। फिर आपको ये फिगर बना के बताना है। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस, फिर शेल्स में डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन को। के शेल है सबसे पहली वाली, फिर एल, फिर एम, फिर एन। के की कैपेसिटी, के सीरियल नंबर क्या है, 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4। ओके, आगे देखिए, दिस ऑर्बिट आर शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के, एल, एम, एन। ये शेल को हम लोगों ने नाम दे दिया के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। और नंबर के थ्रू देखेंगे तो n इक्वल्स टू 1 पहले शेल का, फिर 2c का, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जैसे यहाँ से वहां जंप करेगा तो यह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर कम एनर्जी होगी तो, और ज्यादा एनर्जी होगी तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट। ओके, सी द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम इन द गिवन चैप्टर। जितने भी मॉडल दिए हुए हैं इस चैप्टर में उसको कंपेयर करिए। क्वेश्चन क्लियर है? नाउ लेट अस प्रोसीड विद द आंसर। नाउ सी द आंसर, and for writing the answer we are supposed to make 3 columns. First column heading Thomson's model, second column Rutherford's model, third column Bohr's model. Okay, now see the first one. In case of first point, what we had written, an atom consists of positively charged sphere in which the electrons are embedded through the sphere. अब इसमें कैसा था कि ये पूरा स्फीयर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड या जड़े हुए थे। क्लियर? सेकेंड देखिए, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये कैसा दिखता था, पॉजिटिव चार्ज में, ये इसी को हम क्या बोले थे, न्यूक्लियस, और इसी के आसपास जो है एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, बोर्स मॉडल में क्या था, देयर आर ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम in which the electron revolve around the nucleus। अब ये जो न्यूक्लियस है वो तो सेंटर में रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं
और जब मूव करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट तभी एनर्जी रेडिएट या अब्सॉर्ब होती है। See the second point, the positive and the negative charges are equal in magnitude and hence atom as a whole is electrically neutral. ये बोल रहा है जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उतने नेगेटिव चार्ज रहते हैं, इसलिए वो एटम पूरा का पूरा न्यूट्रल रहता है। सेकेंड देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अभी सेंटर में ही इन लोगों ने बोल दिया था रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस है और इसके आसपास क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट हो रहे हैं। ओके, सी द थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसमें वो एनर्जी अपनी यूज नहीं करता, ठीक है। एनर्जी कब यूज करता है, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट चेंजिंग होती है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब आपको रूल्स लिखने हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शुरू के 18 एलिमेंट्स के लिए। ओके, see the answer. The following rules are followed for writing the number of electron in different energy level or shells. बहुत सारे रूल फॉलो करने रहते हैं, उसमें से कुछ दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। मतलब जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2n²। n क्या है वहां पे, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो 2 की जगह 2 इंटू एन, एन की जगह क्या आएगा, ऑर्बिट नंबर है, मतलब कौन सा नंबर है भाई, फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट के लिए निकालेंगे 2n²। n² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 1, तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। क्लियर। इन द सिमिलर वे देखिए क्या क्या है, इंडेक्स 1 2 3 समझ में आया। आगे देखिए, हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑर्बिट के शेल के लिए कैसा होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, एन की जगह 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटी कितनी आई, 2। सी द सेकेंड वन, सेकेंड ऑर्बिट एल शेल, 2 इंटू एन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्योंकि सेकेंड शेल है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 इंटू 8। सी द नेक्स्ट वन, थर्ड ऑर्बिट एम शेल, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एन की जगह क्या आएगा, 3 एंड द ग्रैंड टोटल इज 18। नाउ सिमिलर वे फोर्थ ऑर्बिट एन शेल विल बी 2 इंटू एन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 32 एंड सो ऑन। ओके, see the next one, the maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8। मतलब किसी भी एलिमेंट में मैक्सिमम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, चाहे वो ऑर्बिट के हो, एल हो, एम हो, एन हो, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, अगर वो लास्ट शेल बन रही है तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, चाहे वो एम शेल हो चाहे एन शेल हो। अगर एन की कैपेसिटी हम जानते हैं 18 है, लेकिन ये किसी भी एलिमेंट का लास्ट वाला शेल बन रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 जाएंगे, भले इसकी कैपेसिटी 18 क्यों ना हो। एक आधा एग्जाम्पल लेके हम और क्लियर करेंगे। ओके, आगे चल के सी द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। मतलब आपने स्टेप देखा है, ठीक, अब इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप लोगे और डायरेक्ट लास्ट में नहीं जा सकते ना, आपको एक एक स्टेप लेके स्टेप्स चलने पड़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले कौन फिर होगा, के के बाद एल, एल के बाद एन, फिर एम, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। के बाद डायरेक्ट आप एम में जंप नहीं कर सकते। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। Now let us proceed with the answer. The combining capacity of an element is known as क्या, इट्स वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहा है, ये कैपेसिटी क्या कहलाती है, वैलेंसी। अब सिलिकॉन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। 14 को अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट करिए के एल एम शेल में, के में कितना गया 2, फिर एल में कितना जाएगा 8, एल की कैपेसिटी 8 है, 2 + 8 कितना हुआ 10। अब कितने बच गए, 10
-14 माइनस 10 करिए, कितना मिला 4। लास्ट शेल में कितना है 4, आया समझ में। और जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं अगर 4 से कम है तो वो इसकी क्या रहती है, वैलेंसी। ठीक है, क्या वैलेंसी है 4। अब नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूट करें, के में 2 माइनस 8 कितना बच गया 6, एल में कितने चले गए 6। ठीक है, अब 6 मतलब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो क्या होता है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 8 माइनस 6 2, तो वैलेंसी कितनी आई 2। क्लियर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। पहले किसको एक्सप्लेन करना है, एटॉमिक नंबर क्या है, एक आधा एग्जाम्पल देके बताना है, फिर मास नंबर, देन आइसोटोप, नेक्स्ट आइसोबार। आगे क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का कोई भी 2 यूजेस भी लिखना है। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द आंसर। द फर्स्ट वन, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। मतलब मास नंबर किसके बराबर होता है, मास नंबर, या इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। एक और नाम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को मिला देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को तो क्या मिलता है, मास नंबर या एटॉमिक मास। एग्जाम्पल, मास नंबर हाइड्रोजन का कितना है 1। नाउ सी द नेक्स्ट वन, आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम नंबर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक नंबर सेम होएगा, एटॉमिक मास अलग रहेगा, इसको क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। देखिए सी द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। देखिए एटॉमिक नंबर सेम होएगा, नंबर देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर क्या है एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिए सब में 1H1 ऐसा पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं 1H2, सब में देखिए 1 आ रहा है, 1H3, नीचे वाला 1 सेम है, यही 1 क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाले क्या है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जिसमें सेम रहेगा ये क्या है आइसोटोप्स। सी द नेक्स्ट वन, आइसोबार्स आर द atoms of different element having the same mass number but different atomic number। क्या बोल रहा है ये, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसका आपका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका क्या है अलग है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम हैज एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन 18। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट है बट द मास नंबर ऑफ बोथ ऑफ दिस एलिमेंट इज 40। दोनों का मास नंबर क्या है 40। तो इसको कैसे लिखते हैं Ca, ठीक है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, और एक और क्या आर्गन Ar से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर 18, एटॉमिक नंबर 40। देखिए ऊपर वाला सेम है नीचे वाला अलग है, ये ऊपर वाला क्या है हमारा एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, तो ये क्या है आइसोबार। सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज अ नंबर, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसको डिजिग्नेट किससे करते हैं Z। एटॉमिक नंबर मतलब कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे Z। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1, क्यों, बिकॉज ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट, ये लिखा है। ओके, सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको एप्लीकेशंस लिखने थे आइसोटोप के। क्या एप्लीकेशंस है, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो ये यूरेनियम का एक आइसोटोप यूज किया जाता है एक फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट यूज कहाँ पे करते हैं आइसोटोप का, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ये 2 लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, 3 में से कोई सा भी 2 आप चूज करके लिख लेना। ओके, एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर करके एक डिजीज होती है, उसके ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, Na+ इज कम्प्लीटली फिल्ड KNL शेल एक्सप्लेन। Na+ के बारे में बात हो रही है, बोल रहा है करके ये Na++ मतलब ये क्या है आयन है,
और इसमें K और L शेल कम्प्लीटली फिल है, तो ऐसा क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करना। सी द आंसर, सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। Na+ इज फॉर्म व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय सोडियम एज गिवन बिलो। Na+ आयन कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें 2 8 1। अब Na+ कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक हट गया तो क्या बना 2 और 8, एक निकल गया बाहर, ठीक, इसलिए बोल रहे हैं अब 2 1 निकल गया तो K की कैपेसिटी कितनी है 2, L की मैक्सिमम 8, ठीक है, इसलिए कंप्लीटली फिल्ड K और L शेल रहते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स 79 Br 35, इसका कितना परसेंट दिया है 49.7% एंड 81 Br 35 50.3%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन एटम। क्या बोल रहा है कि ब्रोमीन एटम 2 आइसोटोप दिए हैं, आइसोटोप मतलब जिसका आपको देखिए यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास इसका 79 है, इसका 81 है, इसलिए क्या है आइसोटोप है। तो एक जो ब्रोमीन का एटम है उसमें इसका और इसका कितना एवरेज मिला के एक एटम बना है वो आपको निकालना है। क्लियर। सी स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज, जितना परसेंटेज उसका दिया हुआ है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज। ओके, नाउ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट, इसमें क्या है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है देखिए 79, ठीक है, इनटू परसेंटेज कितना है 49.7%। ये परसेंटेज को हटाना है तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ओके, नाउ प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, व्हाट इज द एटॉमिक मास हियर 81 इनटू 50.3 डिवाइडेड बाय 100। ओके, now after solving and doing the simplification, what is the finalized answer we are holding 80.006 U। okay, U इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एटॉमिक मास का यूनिट U होता है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 U। एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 16.2 U। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, कितना परसेंट आइसोटोप 16x8 अवेलेबल है एंड 18x8 इन द सैंपल, ये दोनों का परसेंटेज निकालना है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, वही परसेंटेज आपको निकालना है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकालना था, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास गिवन है। ओके, नाउ सी द सोल्यूशन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट X कितना गिवन है 16.2 U। अब हम ले रहे हैं लेट द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इज Z। Z लें या कोई सा भी आप अल्फाबेट ले सकते हैं, नो इश्यूज। पहले का अगर Z है परसेंटेज तो दूसरे का कितना होगा, क्योंकि टोटल मिला के 100% होता है, अगर एक का Z है तो दूसरे का क्या होगा 100 माइनस Z, परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप। क्लियर। नाउ वी नो दैट एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज, राइट, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज। ओके, तो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है 16.2 U। ओके, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज, ठीक है, एटॉमिक मास पहले आइसोटोप का कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास 16 इनटू परसेंटेज कितना लिया फर्स्ट का Z, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप कितना है 18 इनटू 100 माइनस Z डिवाइडेड बाय 100। पूरा टोटल में 100 ले लें, यहाँ पे 100 लेते हैं, यहाँ पे 100 लेते हैं, इसलिए पूरा टोटल 100। ओके, सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो Z की वैल्यू कितना है, Z इज इक्वल्स टू 90%, मतलब फर्स्ट का 90% है, सेकेंड का क्या होगा 100 माइनस Z, दैट इज 100 माइनस 90, दैट इज 10%। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Z इज इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। अगर Z की वैल्यू 3 है तो वो एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी और उसका नाम क्या होगा ये बताना आपको। सीधा आंसर, गिवन क्या है Z इज इक्वल टू 3, Z सिंस Z का मतलब क्या होता है अटोमिक नंबर, तो नंबर अटोमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में, तो के शेल में चला गया 2 क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 है, तो 2 गया तो 3 माइनस 2 कितना बचा 1, फिर L में कितना चला गया नेक्स्ट शेल में 1, ठीक है, 1 है 4 से कम है मतलब वैलेंसी कितनी होगी 1,
नेम ऑफ एलिमेंट क्या है? जिसकी वैलेंसी 1 है और एटॉमिक नंबर 3 है, वो एलिमेंट का नाम होता है लिथियम. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज X एंड Y आर एज फॉलोज. 2 स्पीसीज दिए हुए है, उसके कंपोजिशन दिए हुए हैं. इसमें प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं? X में 6 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6 और Y में प्रोटॉन्स 6, न्यूट्रॉन्स 8. आपको गिव द एटॉमिक मास ऑफ X एंड Y. एटॉमिक मास निकालना है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीसीज. दोनों स्पीसीज क्या, इसके बीच कैसा रिलेशन है ये भी बताना है. ठीक है, एटॉमिक मास निकालना है या मास नंबर निकालना है. ठीक है, अब मास नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. क्लियर? तो वही लॉजिक अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, सी द सॉल्यूशन. मास नंबर ऑफ X कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन 6, 6 प्लस 6 12. मास नंबर ऑफ Y, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन 6 प्लस 8 दैट इज 14. ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ X, एटॉमिक नंबर्स में मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6, तो एटॉमिक नंबर 6. एटॉमिक नंबर ऑफ Y, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 6, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है. एटॉमिक मास अलग अलग आए, एटॉमिक नंबर सेम मतलब ये क्या है? द 2 स्पीसीज आर आइसोटोप ऑफ ईच अदर. दोनों क्या है? आइसोटोप है. क्यों है आइसोटोप? क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है. ओके.